नमस्कार। लॉ प्रोटेक्ट्स वीमेन की इस तीसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि यदि किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना होती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या उपचार है। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की चर्चा करेंगे जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इंग्लिश में कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, इस कानून को लाने की ज़रूरत का उल्लेख इसके ऑब्जेक्ट में ही किया हुआ है, जहाँ पे कहता है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो उनको संविधान सुनिश्चित करता है, उसके बेटर प्रोटेक्शन के लिए ये कानून लाया गया है। यदि घरेलू माहौल में, घर में यदि किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो वो महिलाओं के लिए ये कानून उपचार बताती है। सबसे पहले देखते हैं इस कानून की धारा 3, जिसमें उसने घरेलू हिंसा को डिफाइन किया है। इस कानून की धारा 3 ये कहती है कि यदि किसी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक हिंसा होती है या उसके सेफ्टी और वेल बीइंग पे कोई इंडेंजर क्रिएट करता है, संकट उत्पन्न करता है, उसके साथ कोई फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक या वर्बल अब्यूज़ होता है, तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आएंगे। आप देख रहे हैं कि इसके डेफिनेशन कितना व्यापक है और इसमें कितने कितने चीज़ों को कवर किया गया है। अभी हम इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल अब्यूज़ से क्या मतलब है। फिजिकल अब्यूज़ से इस अधिनियम के अंतर्गत तात्पर्य ये है कि किसी महिला को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, उसकी अपहानि करना, उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करना या ऐसा कुछ करना कि उसके निरंतर उत्तरोत्तर अच्छे होते स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो, या फिर उसे क्रिमिनली इंटिमिडेट करना, मतलब उसे आपराधिक धमकी देना। ऐसा कोई भी कृत्य यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो फिजिकल अब्यूज़ की श्रेणी में आएगा, और अगर फिजिकल अब्यूज़ की श्रेणी में आएगा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में भी आएगा। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ से मतलब है कि ऐसा कोई भी सेक्सुअल आचरण करना जिससे उस महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है, उन सब को सेक्सुअल अब्यूज़ की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ से मतलब है कि मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। इसमें क्या हो सकता है, इसमें किसी महिला को कोई गाली देता है, उसकी निंदा करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है, उसका उपहास करता है, उसे दोष देता है, और यदि ये सब कार्य इसलिए करता है कि उस महिला का कोई नर संतान नहीं है, कोई बॉय चाइल्ड नहीं है, कि लड़की अगर पैदा हुई है उसको लेके ताने देता है, या फिर उसे अंग भंग करने की, उसको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, तो ये सब वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में शामिल किए गए हैं। चौथा है इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक अब्यूज़ आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग से तात्पर्य है कि महिला को भरण पोषण के लिए खर्चा नहीं देना, उसकी सार संभाल के लिए जो मेंटेनेंस है वो नहीं देना, उसकी देखभाल नहीं करना, उस महिला के स्त्री धन को खुद रख लेना, उस महिला का अगर किसी संपत्ति में इंटरेस्ट है तो उसको डिस्पोजेस कर देना। इस तरह की किसी भी प्रकार की गतिविधि को इकोनॉमिक अब्यूज़ माना गया है और इसे भी डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस कानून में घरेलू हिंसा से संबंधित हर एक पहलू को कवर किया गया है, जिससे कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अब प्रश्न ये है कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही हैं तो वो कैसे कंप्लेंट करे, ऐसा क्या करे कि उसके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो इसके लिए आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप गवर्नमेंट द्वारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिकॉर्ड पे लिया गया है उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हैं। मैं ये सुझाव देता हूं कि आपको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देनी चाहिए सेक्शन 12 की, और उस एप्लीकेशन में आपके साथ हुए हर प्रकार के घरेलू हिंसा को विस्तार में लिखिए, और उसमें आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए उसको भी आप उसमें इनुमरेट करिए। अब इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को कौन कौन सी रिलीफ मिल सकती है वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिलीफ जो आप क्लेम कर सकते हैं उसको धारा 19 में दिया गया है। धारा 19 में रेसिडेंस ऑर्डर का प्रावधान है। आप कोर्ट से रेसिडेंस ऑर्डर के रूप में ऐसा ऑर्डर ले सकते हैं जिसमें कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी कि आप उसी घर में रहेंगे जहां आप रहते थे, पहला। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट से ये ऑर्डर ले सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझ पर अत्याचार किया है तो इसे ही इस घर से बाहर निकल दिया जाए।
मतलब आपके पति ने अगर आप पर अत्याचार किया है, घरेलू हिंसा की घटनाएं कारित की है, तो कोर्ट इस तरह का भी ऑर्डर दे सकती है कि वो घर छोड़ के चला जाए। तीसरा, कोर्ट उस व्यक्ति को इसलिए बाध्य कर सकती है, उसको रोक सकती है कि वो अपने क्लेम को उस प्रॉपर्टी से छोड़ ना दे। कई बार क्या होता है, हमने ये देखा है कि जिस पे घरेलू हिंसा का मुकदमा हो जाता है और उसके मान लो उस प्रॉपर्टी में 4 हिस्सेदार है, तो वो अपनी हिस्सा छोड़ देता है, रिनाउंस कर देता है, उसका हक त्याग कर देता है और बाकी 3 ये कहते हैं कि ये तो मेरा मकान है, इसमें ये कैसे रहेगी। तो आप चाहें तो कोर्ट से ये ऑर्डर भी ले सकते हैं कि वो अपने हिस्से को रिनाउंस ना कर सके। चौथा, आप ये रेमेडी ले सकते हैं कि अगर यदि प्रॉपर्टी उसके नाम से है या उसने रेंट पे ले रखा है, तो वो उसको डिस्पोजेस ना कर दे, उसको रेंट में रखा है तो वो रेंट छोड़ ना दे, और अगर वो प्रॉपर्टी उसके नाम से है तो वो उसको बेच ना पाए। इस तरह का भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आप कोर्ट से ले सकते हैं। अंत में, अगर आप चाहते हैं कि उस घर में नहीं रहना, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि हमें एक अल्टरनेटिव एकोमोडेशन इसी स्तर का दिलवाया जाए और उसका खर्चा ये रिस्पोंडेंट वहन करेंगे जिन पर आपने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। दूसरा जो रिलीफ है वो सेक्शन 20 में दिया गया है, जिसे हम मॉनेटरी रिलीफ कहते हैं। इसमें आप अपने और अपने डिपेंडेंट चाइल्ड का मेंटेनेंस तो क्लेम कर ही सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी अगर डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं के कारण डैमेज हो गई है, कोई आपकी अंगूठी टूट गई, कोई सामान टूट गया, कोई नुकसान हो गया, वो क्लेम कर सकते हैं। यदि आप कोई काम करते थे और डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं के कारण आप काम पे नहीं जा सके या आपके शरीर पे चोटें आ गई, आप अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर सके, तो आप कोर्ट में ये भी बता सकते हैं कि इस दौरान मैंने इतनी अर्न कर सकती थी, इतना अर्निंग मेरा लॉस हो गया, इतने रुपए मैं कमा सकती थी जो मैं नहीं कमा पाई। ये क्लेम भी आप मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत कर सकते हैं। कोर्ट मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत आपके कंपनसेशन को, आपके मेंटेनेंस को और इन सब रिलीफ को तय करते समय ये देखती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा था, आप लोग कैसा जीवन जीते थे, इन सब चीज़ों के आपका स्टेटस क्या था, आपके पति की इनकम क्या थी या जिन पर आपने आरोप लगाया है उनकी इनकम क्या थी, उनकी कैसी लाइफस्टाइल थी, इन सब को देखते हुए कोर्ट आपकी मॉनेटरी रिलीफ को तय कर सकती है। तीसरा है कस्टडी ऑर्डर। ये सवाल हमेशा महिलाओं को परेशान करता है कि यदि वो अपने पति का घर या ससुराल का घर छोड़ देती हैं तो बच्चे की कस्टडी का क्या होगा। तो इस एक्ट के अंतर्गत आप सेक्शन 21 में बच्चे की कस्टडी का भी ऑर्डर ले सकती हैं और यह प्रायः महिलाओं के हक में ही जाता है। तो यदि महिला चाहती है कि बच्चे की कस्टडी उसके पास हो, तो वो कोर्ट से कस्टडी ऑर्डर की दरख्वास्त भी कर सकती है। अगला जो रिलीफ है वो है कंपनसेशन। आप ये कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्शन 22 में इसके बारे में प्रावधान है। आप ये कह सकते हैं कोर्ट में, इन लोगों ने मुझ पर जो घरेलू हिंसा की घटनाएं कारित की हैं, उससे मुझे जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरा मानसिक संताप हुआ है, मेरी जो समाज में स्थिति बिगड़ी है और जो मेरा इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, उसके लिए आप मुझे कंपनसेशन दे। ये कंपनसेशन आप जब करते हैं उन पे दावा, तो कोर्ट उनकी हैसियत देख के आपको कंपनसेशन दिलवाती है। तो ये भी आप कर सकते हैं इस कानून के अंतर्गत। एक ऐसी बात है जो महिलाओं के मन में हमेशा रहती है कि यदि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं और कोर्ट में मुकदमा फाइल करके वर्षों लड़ूं और उसके बाद मुझे रिलीफ मिल भी जाए, तो इतने दिन तक मैं अपने आप को कैसे सरवाइव करूंगी। इसका उत्तर भी इस कानून में दिया गया है। इसके सेक्शन 23 में इंटरिम रिलीफ के प्रोविज़न हैं। जैसे ही आप केस फाइल करते हो, उसमें आप सेक्शन 23 का एक एप्लीकेशन भी लगाएंगे और उसमें कहेंगे कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस के लिए इतने पैसे हर महीने दिलवाए जाएं। कोर्ट को ये पावर है कि वो आपकी एफिडेविट लेगी, आपके शपथ पत्र लेंगे और उस एफिडेविट के बेसिस पे ही आपकी मेंटेनेंस तय कर देगी। भले ही मुकदमे को डिसाइड होने में 2 साल लगे, 1 साल लगे, 3 साल लगे, परंतु आपको हर महीने के मेंटेनेंस बहुत जल्दी ही शुरू हो जाती है, 1 या 2 महीने के अंदर। जैसे ही समन उनको सर्व हो जाता है, आप इंटरिम के बारे में अपनी एप्लीकेशन को बताएं और कोर्ट आपके इंटरिम को तय कर देती है। तो ये एक ऐसा हथियार है जिससे महिलाएं अपने अधिकारों को संरक्षित कर सकती हैं। इस कानून में एक और प्रोविज़न है कि जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो आप मजिस्ट्रेट से एक प्रोटेक्शन ऑर्डर की डिमांड करते हैं। मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट पे आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देता है।
प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद यदि आपके साथ जो आरोपित हैं वो घरेलू हिंसा की घटनाएं कारित करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष तक की सज़ा और 20,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो इस कानून में पेनल प्रोविजंस भी हैं, दंडनीय प्रावधान भी हैं। तो ये था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। उस एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हमने देखा कि इसका डेफिनेशन के स्कोप कितने बड़े हैं। इसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, वर्बल, इमोशनल अब्यूज़ तक को शामिल किया गया है। इसमें आप कौन कौन से रिलीफ क्लेम कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने केस को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये सब बातें आज हमने जानी। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।